जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में क्लास 12th हिंदी अंतरा का दूसरा चैप्टर यानी सरोज स्मृति चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लेकर के आ चुका हूं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इस वीडियो में इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए बिना देरी के हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक एक प्रश्न का सबसे सरल उत्तर देख लेते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है हमारे सामने कि सरोज के नववधु रूप का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। अर्थात सरोज नववधु यानी कि नई दुल्हन के रूप में किस तरह लग रही थी उसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। ठीक है, तो उत्तर में लिखेंगे कि सरोज नववधु के रूप में कामदेव की पत्नी की तरह सुंदर लग रही थी। कामदेव की पत्नी का नाम क्या है? रति। तो आप लिख सकते हैं कि वो रति की तरह सुंदर लग रही थी। ठीक है, जब वह मंद मंद हंसती है तो लगता है मानो बिजली उसके होठों के मध्य में फंस गई हो। ठीक है, एक नई दुल्हन की भांति उसकी आंखों में भी लज्जा और संकोच व्याप्त है। रूप और गुणों में वह अपनी माँ की प्रतिरूप प्रतीत होती है। अर्थात जैसे सुंदर उसकी माता थी सेम टू सेम वो अपनी माता की तरह सुंदर दिखाई देती है। ठीक है ना, अपने रूप और गुणों की दृष्टि में वो अपने माता के सेम टू सेम, प्रतिरूप मतलब सेम टू सेम प्रतीत होती है। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है कि कवि को अपनी स्वर्गीय पत्नी की याद क्यों आई। यानी कवि को उनकी मरी हुई पत्नी, स्वर्गीय मतलब जिनकी मृत्यु हो चुकी है, तो स्वर्गीय पत्नी की याद आखिर क्यों आई। तो उत्तर में लिखेंगे कि कवि को अपनी स्वर्गीय पत्नी की याद अपनी बेटी को दुल्हन के रूप में देख करके आई। ठीक है ना, उन्होंने जब अपनी बेटी को दुल्हन के वेश में देखा तब उनको अपनी पत्नी की याद आ गई। क्यों? क्योंकि कवि ने अपनी बेटी सरोज को दुल्हन के रूप में देखा और उसे अपनी पत्नी की छवि उसमें दिखाई दी, क्योंकि उनकी बेटी उनकी दुल्हन की तरह एकदम सुंदर लग रही थी। ठीक है ना, जिससे उसे अपनी पत्नी की याद आने लगी। इतना आप लोग लिखेंगे भाई, स्क्रीनशॉट आप इसका भी ले लीजिए। तीसरा प्रश्न है कि आकाश बदल कर बना मही में आकाश और मही शब्द किनकी ओर संकेत करते हैं। तो देखिए, आकाश बदल कर बना मही का जनरली मतलब क्या है। देखिए, मतलब ये है कि कवि की पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी, यानी वो कहाँ जा चुकी थी? आकाश में जा चुकी थी, आसमान में जा चुकी थी। और उनकी पुत्री जो दुल्हन के वेश में थी वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। और वो कहाँ थी? मही। मही माने धरती में थी। ठीक है ना, यानी कि पृथ्वी में थी और वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। तो कवि यही कहता है कि ऐसा लग रहा है जैसे सेम टू सेम मेरी पत्नी जो है वो आकाश माने आसमान से आ करके कहाँ आ गई हो? मही माने धरती में आ गई हो। ठीक है ना, तो यहाँ पर जनरली आकाश और मही शब्द किनकी ओर संकेत करते हैं? तो आप लोग लिखेंगे कि इस पंक्ति में आकाश शब्द उनकी पत्नी की ओर तथा मही शब्द उनकी पुत्री की ओर संकेत करता है, क्योंकि दुल्हन के रूप में उनकी पुत्री जो थी उनकी पत्नी की भांति सुंदर लग रही थी, जिससे कवि को उनकी पत्नी की याद आ गई। इतना आप लोग लिखेंगे। चलिए भाई, चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है हमारे सामने कि सरोज का विवाह अन्य विवाहों से किस प्रकार भिन्न था। अर्थात अन्य विवाहों से सरोज का विवाह किस तरीके से अलग था। तो लिखेंगे कि सरोज का विवाह अन्य विवाहों की तरह साज सज्जा और चमक धमक से युक्त नहीं था। ठीक है, सरोज का विवाह बहुत ही साधारण था। इस विवाह में समस्त रिश्तेदारों एवं मित्रों इत्यादि को नहीं बुलाया गया था। यह केवल परिवार के कुछ ही लोगों के बीच में संपन्न हुआ। ठीक है ना, यानी बहुत ही सिंपल और सादगी भरा विवाह था। इतना आप लोग लिखेंगे भाई। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि वह लता वहीं की जहाँ कली तू खिली पंक्ति के द्वारा किस प्रसंग को उद्घाटित किया गया है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कवि अपनी पुत्री को कह रहे थे कि वह लता वहीं की जहाँ कली तू खिली। अर्थात वो पत्नी जो थी वो जहाँ की थी, यानी मेरी पत्नी जहाँ की थी वहीं कली तू खिली, अर्थात वहीं पर तुम भी खिली हो। अर्थात है कि जहाँ की मेरी पत्नी थी सेम वहीं तुम भी पली हो, वहीं पर तुमको भी पालन पोषण, वहीं पर तुम्हारा भी हुआ है पालन पोषण। इसका मतलब ये है, ठीक है, कि तुम अपने ननिहाल में रही हो, है ना। तो इस पंक्ति के द्वारा किस प्रसंग को उद्घाटित किया गया है? तो लिखेंगे कि वह लता वहीं की जहाँ कली तू खिली। पंक्ति का अर्थ है कि जिस स्थान पर सरोज की माँ का जन्म हुआ वहीं पर सरोज भी कली के समान खिली। अर्थात सरोज का पालन पोषण उसके नाना नानी के घर पर हुआ। सरोज का पालन पोषण उसके नाना नानी के घर पर हुआ जहाँ उसकी माँ भी पली बढ़ी थी। चलिए भाई देखते हैं छठवां क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन है हमारे सामने कि मुझ भाग्यहीन की तू संबल निराला की यह पंक्ति क्या बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ जैसे कार्यक्रम की मांग करती है। तो देखिए, कवि यहाँ पर क्या कहते हैं कि मुझ भाग्यहीन
यानी मुझ भाग्यहीन यानी मुझ अभागे की तू मात्र एक सहारा है। ठीक है, अपनी बेटी को कह रहे थे कि मुझ अभागे की तू मात्र एक सहारा है। तो क्या यह पंक्ति बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ जैसे कार्यक्रम की मांग करती है? तो उत्तर में लिखेंगे कि पत्नी की मृत्यु के बाद पुत्री ही कवि की एकमात्र सहारा थी। बाद में सरोज की मृत्यु के बाद निराला जी खुद को दुखी और अकेला महसूस करने लगे। इस बात से यह स्पष्ट होता है कि बेटे की तरह बेटियां भी हमारे लिए महत्वपूर्ण होती हैं, इसलिए हमें बेटियों को भी बेटों की तरह सम्मान, सुरक्षा और पढ़ाई का अधिकार देना चाहिए। अतः यह पंक्ति बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का पूरा समर्थन करती है। इतना आप लोग लिखेंगे, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए भाई, अब देखते हैं 7वां प्रश्न। तो लिखा है निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए, यानी पंक्तियों का हमें अर्थ लिखना है। तो पहली पंक्ति है नत नयनों से आलोक उतर। इसका मतलब ये है कि उनकी पुत्री के नत नयनों अर्थात झुके हुए नेत्रों से आलोक माने प्रकाश जो है वो उतर रहा था, अर्थात आलोक जो है एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा था, प्रकाश जो है उनके झुके हुए नेत्रों से एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा था। ठीक है ना, तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि नत नयनों से आलोक उतर पंक्ति का अर्थ है कि सरोज की झुकी हुई आँखों से प्रकाश या सुंदरता उसके होठों पर प्रकट हो रही थी। ठीक है, आँखों से सुंदरता उतर करके उसके होठों पर प्रकट हो रही थी, जो उसके सौंदर्य और प्रसन्नता को दर्शाता है। इतना आप लोग लिखेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा है श्रृंगार रहा जो निराकार। इसका मतलब क्या है? तो कवि निराला अपनी बेटी सरोज के विवाह के समय उसकी सुंदरता को देखकर भावुक हो जाते हैं और कहते हैं कि भाई जो श्रृंगार रस मैं अपने कविताओं में उपयोग करता था वो श्रृंगार रस आज तुम्हारे ऊपर क्या हो गया है, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, यानी साकार हो गया है। जो श्रृंगार रस अभी तक निराकार था, अर्थात मेरी कविताओं में जो उपयुक्त होता था निराकार रहता था, लेकिन आज वो साकार हो गया है। ठीक है ना, यानी कवि निराला अपनी बेटी सरोज के विवाह के समय उनकी सुंदरता को देखकर भावुक हो जाते हैं। वे कहते हैं कि उनकी कविताओं में जो श्रृंगार का भाव था वह अब उनकी बेटी के रूप में साकार हो गया है। ठीक है, इतना आप लोग लिखेंगे। चलिए अगला देखते हैं परपाठ अन्य यह अन्य कला। इसका मतलब क्या है? देखिए, निराला अपनी बेटी की शादी के कार्यक्रम को एक दूसरी शादी से तुलना करना चाहते थे। किससे? देखिए, शकुंतला की शादी से। शकुंतला कौन है? देखिए, अभिज्ञान शकुंतलम नाटक जो कि कालिदास जी द्वारा लिखा गया है, एक संस्कृत का प्रसिद्ध नाटक है। तो उस नाटक में शकुंतला की शादी का वर्णन किया गया है और शकुंतला जो थी उनकी भी माता नहीं थी, अर्थात उनकी माता उनको छोड़ करके चली गई थी। उनका पालन पोषण महर्षि कण्व द्वारा किया गया। किसके द्वारा? महर्षि कण्व द्वारा उनका पालन पोषण किया गया। और उन्हीं की शादी के साथ कवि निराला भी अपनी बेटी की शादी की तुलना करना चाहते थे, परंतु बाद में वो समझ गए कि भाई ये तुम्हारी शादी का प्रोग्राम जो है ये अन्य है। ठीक है, उससे थोड़ा बहुत मेल खाता है, लेकिन यह अन्य पाठ है और अन्य कला है, अर्थात उससे थोड़ा सा अंतर है, इसमें यह अलग चीज़ है। ठीक है ना, तो हम उत्तर में लिखेंगे कि कवि निराला की बेटी का माता विहीन होना। कवि निराला की बेटी भी माता से हीन थी, अर्थात उनके पास भी माता नहीं थी। पिता द्वारा विवाह करना इत्यादि शकुंतला से मिलता है, सेम टू सेम शकुंतला से मैच होता है, परंतु शकुंतला के व्यवहार और सरोज के व्यवहार में बहुत अंतर था। ठीक है ना, इसलिए कवि ने कहा कि सरोज की कहानी एक अलग कहानी है जो पहले से ज्ञात कहानियों से अलग है। ठीक है, इतना आप लोग लिखेंगे भाई। चलिए घ नंबर है, देखिए, यदि धर्म रहे नत सदा माथ। तो इसका मतलब ये है कि निराला जी कहते हैं कि ये मेरा माथ यानी मस्तक जो है सदा मतलब हमेशा, नत माने झुका रहेगा। यदि धर्म मतलब अपने धर्म के पालन करने के लिए, अर्थात मैं पिता हूँ, मेरा कर्तव्य है कि बेटी की हर तरह से रक्षा करना, तो मेरा ये मस्तक जो है तुम्हारे लिए हमेशा झुका रहेगा। ठीक है ना, तो इसको हम लिखेंगे, तो उत्तर हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति में कवि यह कहना चाहते हैं कि वह अपने पिता के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन हमेशा विनम्रता और समर्पण के साथ करना चाहते हैं। ठीक है ना, यानी वह पिता के रूप में हैं तो अपने सभी कर्तव्यों का पालन विनम्रता और समर्पण के साथ करेंगे। यहाँ से ये चैप्टर खत्म हुआ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।